हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 जो इनफैक्ट पिछले कुछ वीडियो में हम चैप्टर 1 को ही समझ रहे हैं, तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस जो हैं सेक्शन 1.4.2 और सेक्शन 1.5.2 इसके अंडर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको समझेंगे। तो पहले हम ले लेते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं सेक्शन 1.4.2। तो ये आपका पेज नंबर होगा बुक में, ये पेज नंबर है 9। पेज नंबर 9 पे आप देखेंगे कुछ इन्होंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस केस 300 डिग्री के और 573 डिग्री के, इसको हमने सेल्सियस में चेंज करना है। तो आपको अब तक समझ आ गया होगा कि टेम्परेचर को नोट करने के लिए 3 डिफरेंट स्केल है, एक है सेल्सियस का, एक है फ़ारेनहीट का और एक है केल्विन। तो केल्विन को जब हम सेल्सियस में चेंज करते हैं तो हमने क्या ध्यान रखना है, इसको ऐसे समझिए 0 डिग्री सी जो होता है दैट इज 273 डिग्री के, ये बराबर होते हैं। ठीक है, तो अगर हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो केल्विन का स्केल है उसमें से 273 माइनस कर देना पड़ेगा, तो सेल्सियस मिल जाएगा। अगर सेल्सियस से केल्विन जाना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। ये 273 एग्जैक्ट फिगर नहीं है, एक्चुअली है 273 पॉइंट समथिंग, आई थिंक 15, लेकिन जनरली एग्जाम में हम 273 से ही सॉल्व करते हैं। तो जैसे 300 है, 300 में से हम 273 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 27 डिग्री सी। तो ये किसके बराबर होगा, 27 डिग्री सी के बराबर। तो बाकी जो इसके क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आप खुद अटेम्प्ट करिए। आपने क्या याद रखना है, केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो 273 माइनस करना पड़ेगा, सेल्सियस से केल्विन में जाना है तो 273 ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, 50 डिग्री सी, ये बुक में नहीं दिया, मैं आपको समझा रहा हूँ। 50 डिग्री सी, तो 50 में हम 273 ऐड कर देंगे, 323 डिग्री के। सेल्सियस हम केल्विन में गए तो हमको ऐड करना पड़ा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सी और 100 डिग्री सी। वाटर, तो वाटर आपको आइस में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, और वेपर, वाटर वेपर या स्टीम। ये सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तो 0 डिग्री पे आपको वाटर भी मिलेगा, आइस भी मिलेगा। 0 से कम आइस होगा। 100 पे आपको वाटर भी मिलेगा, स्टीम भी मिलेगा। 100 से ऊपर होगा ओनली वेपर और स्टीम। ठीक है, तो आपको समझ आया, 0 से कम है तो आइस, जैसे मान लीजिए -2 या -3 या -8, ये सब आइस होगा। 0 डिग्री पे वाटर भी होगा, आइस भी होगा। 100 डिग्री पे स्टीम भी होगी, स्टीम भी कह सकते हैं, वेपर भी कह सकते हैं, और वाटर भी होगा। 100 से ऊपर होगा तो स्टीम, मान लीजिए 105 है तो स्टीम। तो अभी हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था उन्होंने, 250 डिग्री, 250 डिग्री तो स्टीम होगा। 100 डिग्री पे वाटर भी होगा, बॉइलिंग वाटर प्लस स्टीम, दोनों होंगे।
जब पानी उबलता है तो 100 डिग्री पे उबलता है, उस टाइम पे स्टीम भी बनती है और वाटर भी होता है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया इसका। अब थर्ड पे आते हैं। थर्ड में क्या है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। उसी पे आ जाते हैं हम। आइस, वाटर एंड स्टीम। स्टीम को वेपर भी आप लिख सकते हैं, वाटर वेपर भी लिख सकते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं इसको। तो कह रहा है कि जब आइस से वाटर बनता है या वाटर से स्टीम बनता है तो टेम्परेचर नहीं बढ़ता। तो ये मैंने आपको समझाया था जो एक वीडियो में कि कॉन्सेप्ट होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब जो हीट हम आइस को दे रहे हैं ताकि जो आइस के मॉलिक्यूल हैं वो दूर दूर चले जाएं और फ्रीली फ्लो करें। क्योंकि पहले आइस में मॉलिक्यूल पास में होते हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होती है और वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, उनमें बहुत हल्की वाइब्रेशन होती है। लेकिन जब हम उसको गर्म करते हैं तो वो जो उनका बॉन्ड है, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को पकड़ के रखा हुआ है, वो वीक हो जाती है और मॉलिक्यूल फ्री हो जाते हैं, फ्लो करने लगते हैं, वाटर बन जाता है। इस प्रोसेस में जब तक पूरी आइस वाटर नहीं बनती, जो सारी एनर्जी देते हैं उस एनर्जी को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो जब चेंज ऑफ स्टेट होता है तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता? ये पूछ रहा कि टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ता। टेम्परेचर इसलिए नहीं बढ़ता कि सारी एनर्जी जा रही है वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन करने के लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने के लिए बनती है। मतलब मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, उनमें मूवमेंट ज़्यादा तेज होगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों पैदा होती है? जब चीज़ें हिलती हैं, जितनी ज़्यादा हिलेंगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, कम हिलेंगी कम काइनेटिक एनर्जी। तो आइस में मॉलिक्यूल्स कम हिलते हैं, धीरे धीरे वाइब्रेट करते हैं, वाटर में ज़्यादा इजीली मूव करते हैं, फ्लो कर जाते हैं, पानी फ्लो कर जाता है ना, आप देखा होगा, आप कहीं पानी डालिए बह के आगे निकल जाएगा। क्यों बह के आगे निकलता है? उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव करते हैं। तो वो जो एनर्जी चाहिए उसको, मॉलिक्यूल्स को काइनेटिक एनर्जी वो मिलते है हीट एनर्जी से, इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब पूरी आइस पिघल जाएगी उसके बाद में पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। और ऐसा यहाँ पे भी होता है, जब पानी को उबालेंगे 100 डिग्री पे स्टीम बनेगी या वेपर बनेंगे, उस प्रोसेस में उसको चाहिए लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या करती है? मॉलिक्यूल्स को और दूर भेज देती है, उनकी स्पीड को और बढ़ा देती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी को और बढ़ा देती है। फिर मॉलिक्यूल्स फ्रीली हवा में घूमते हैं। आपने देखा होगा जब पानी उबलता है उसके जो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, जिसे हम वेपर या भाप कहते हैं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं और धीरे धीरे हवा में लुप्त हो जाते हैं। हवा में प्रेजेंट होते हैं, हमको दिखाई नहीं देते। वो क्यों हो रहे हैं? उनमें इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आ रही है कि फ्रीली मूव कर रहे हैं। वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ से मिली? ये जो हमने एनर्जी उसको दी थी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसलिए टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जब पूरा पानी कन्वर्ट हो जाएगा और अगर हमने उसको बंद कर रखा है, मान लीजिए एक क्लोज्ड कंटेनर में हम पानी उबाल रहे हैं, तो जब सारा पानी स्टीम बन जाएगा फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, क्योंकि स्टीम अंदर है कंटेनर के अंदर, नीचे से हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, सारा पानी वेपर्स बन गए हैं और वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। कब बढ़ेगा? जब पूरा पानी वेपराइज हो जाएगा। जब तक वेपराइज नहीं होगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? कि वो हीट एनर्जी हमें चाहिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे बढ़ती है? जो वो तेज़ी से मूव करते हैं मॉलिक्यूल्स। तो हीट से मॉलिक्यूल तेज़ी से मूव करते हैं, तेज़ी से मूव करने के लिए उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो कहीं भी जा सकते हैं। तो जब तक पानी सारा उबल रहा है
तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। जब सारा पानी वेपर बन जाएगा, वेपराइजेशन पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद में अगर हमने उसको एक कंटेनर में क्लोज कर रखा है तो स्टीम का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सजेस्ट ए मेथड टू लिक्विफाई गैस, एटमॉस्फेरिक गैस। एटमॉस्फेरिक गैस मतलब जो हवा में जो गैसेज हैं, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में है। तो इनको लिक्विफाई करना मतलब गैस से इनको लिक्विड बनाना। तो गैस से लिक्विड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? हीट एनर्जी को निकालना पड़ता है। लिक्विड से गैस बनाना है तो हीट एनर्जी देनी पड़ती है, इसमें से हीट एनर्जी निकालनी पड़ेगी। तो एक तो मेथड वो हो गया कि हम इसको ठंडा करें, खूब ठंडा करेंगे तो ये लिक्विड बन जाएगी। दूसरा मेथड क्या है? हाई प्रेशर। एक कंटेनर में बंद करके हम प्रेशर को बढ़ा दें, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो धीरे धीरे एक स्टेज आएगी जब ये लिक्विड बन जाएंगे। तो हम एक गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अंडर हाई प्रेशर। हाई प्रेशर अगर हम प्रेशर को बढ़ा देंगे तो धीरे धीरे प्रेशर विल बिकम वेरी हाई। मॉलिक्यूल्स जो बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएगी। अभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है क्योंकि मॉलिक्यूल दूर दूर हैं, लेकिन जब हम कंप्रेस करेंगे, मान लीजिए हम इसको पिस्टन को यहाँ तक ले आए, अब सारी गैस यहाँ पे इकट्ठी हो गई तो मॉलिक्यूल्स पास पास में आ गए, और नीचे ले जाएंगे पिस्टन को तो और स्पेस कम होगा। उस कम स्पेस में मॉलिक्यूल्स बिल्कुल पास पास में होंगे, उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरे को खींचेगी और वो लिक्विड बन जाएंगे। तो अल्टरनेट मेथड के एक मेथड है कि उनको ठंडा करना, कूलिंग करना। दूसरा मेथड है अंडर हाई प्रेशर यू कैन चेंज गैसेज इनटू लिक्विड्स। अब आ जाते हैं हम पार्ट 152 पे। तो 152 में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी समझ लेते हैं। ये पेज है आपका 10। पेज 10 पे आपका ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डज डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन हॉट ड्राई डे? आपके घर में अगर कूलर लगा हुआ है, कूलर मतलब क्या होता है? एक फैन चल रहा होता है, उसके कूलर की जो 3 साइड्स होती हैं उसके ऊपर मैट लग बिछाई होती है और पंप से उनके ऊपर पानी गिरता है और जब फैन चलता है तो वो हवा को अंदर कम रूम में फेंकता है जिससे कूलिंग होती है। तो कूलिंग ड्राई सीजन में ज़्यादा अच्छी होती है, वेट सीजन में क्यों कम होती है? ड्राई सीजन होगा जब हवा में नमी कम होगी। ड्राई सीजन का क्या मतलब है? हवा में नमी कम है, ह्यूमिडिटी कम है, हवा में पानी की मात्रा कम है, ह्यूमिडिटी इज लेस। उससे क्या होता है कि पानी जल्दी इवेपोरेट करता है। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, एक प्लेट में पानी डाल कर रख दीजिए, तो अगर ड्राई सीजन है तो देखेंगे 15 मिनट या आधे घंटे या 1 घंटे के बाद सारा पानी जो है इवेपोरेट कर गया अपने आप। हमने गर्म नहीं किया, लेकिन आसपास की गर्मी के कारण और हवा के चलने के कारण वो इवेपोरेट कर जाएगा। तो अगर ड्राई सीजन है तो इवेपोरेशन फास्ट होती है, अगर वेट सीजन है तो इवेपोरेशन कम होती है। तो ड्राई सीजन में जो कूलर में पानी है उसकी इवेपोरेशन फास्टर होगी। जो पानी पंप से इनफैक्ट मैट पे डाला जाता है उसकी इवेपोरेशन फास्ट होगी। तो जो हवा पानी रूम में आ रही है उसमें हवा की मात्रा ज़्यादा होगी, मतलब नमी की मात्रा ज़्यादा होगी, तो आपको कमरे में ठंडक महसूस होगी, कूलिंग होगी। लेकिन वेट मौसम में इवापोरेशन कम हो। गर्मियों में देखेंगे पानी बार बार डालना पड़ता है कूलर में। मान लीजिए अभी डाला, 2 घंटे बाद देखेंगे पानी ख़त्म हो गया, फिर डालना पड़ेगा। लेकिन बरसात के मौसम में सुबह पानी डालेंगे, शाम तक पानी ख़त्म नहीं होता क्योंकि इवापोरेशन कम हो रही होती है। तो ड्राई सीजन में कूलर बहुत इफेक्टिव होता है, बिकॉज ड्राई सीजन में इवेपोरेशन फास्टर होती है, जिससे हमें हवा कमरे के अंदर ठंडी हवा महसूस होती है। तो आपको समझना ज़रूरी है,
आप लिखने का प्रयास खुद करें। तो इसमें मेन रीज़न क्या है? इन ड्राई सीजन द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर, बहुत तेजी से इवेपोरेशन होती है। ठीक है, मेन रीजन ये है इसका। इवेपोरेशन इन ड्राई सीजन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज फास्टर। while in wet season it is slower। उसका रीज़न क्या है? हवा में नमी की मात्रा, ड्राई सीजन में हवा की नमी की मात्रा कम होती है और वेट सीजन में हवा में नमी की मात्रा ज़्यादा होती है। नमी की मात्रा मतलब ह्यूमिडिटी लेस होती है समर में, हॉट सीजन में, हॉट डेज में, हाई होती है वेट डेज में। वेट डेज मतलब बरसात के समय में। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। Why does water kept in a earthen pot become cool? हाँ, ये तो हमारे घरों में आमतौर पे देखा जाता है। खैर आजकल तो जो कि लोग फ्रिज यूज़ करते हैं, पर कई घरों में अभी भी मटका या सुराही यूज़ की जाती है। तो मटका सुराही में क्या होता है? जो मटका होता है उसकी जो मिट्टी होती है वो पोरस होती है। तो जब पानी बढ़ते हैं तो सारी मिट्टी, ये इसकी जो सरफेस है, गीली हो जाती है। तो गीली होने से क्या होता है कि जो पानी इसमें है, इसकी सरफेस में, वो धीरे धीरे इवेपोरेट करता है। और इवेपोरेट करने के लिए उसको हीट चाहिए। हमने कहा था ना कि पानी को अगर वेपर बनना है तो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन चाहिए होती है। या तो गैस पर रख के उसको उबालेंगे पानी को तो स्टीम बनेगी, लेकिन अपने आप हो रहा है तो उसको कहीं से हीट एनर्जी चाहिए। वो हीट एनर्जी लेता है पानी से। पानी के अंदर जो हीट एनर्जी होगी, उस हीट एनर्जी से ये इवेपोरेट होता है। और हवा के चलने से भी इवेपोरेशन होती है। दोनों तरीके से होती है। मटका पड़ा है, हवा चल रही है, इवेपोरेशन होगी। और दूसरा जो पानी, इसकी गर्मी लेकर जो पानी है, इस पानी की गर्मी से सरफेस का पानी इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने से ये कूल हो जाएगा, क्योंकि इसकी गर्मी जो है वहाँ यूज़ हो रही है। जो इसकी हीट एनर्जी है वहाँ पे यूज़ हो रही है इवेपोरेशन में। जब इसकी हीट एनर्जी यूज़ होगी, इसका टेम्परेचर कम होगा और पानी ठंडा हो जाएगा। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। पानी के अंदर जो, मटके के अंदर जो पानी है, मान लीजिए वो 27 डिग्री पे है, तो उसके अंदर हीट एनर्जी है। उस हीट एनर्जी से मटके की दीवार पर जो पानी रिस कर आ गया है, वो धीरे धीरे इवेपोरेट होगा। वो इवेपोरेट होने के लिए पानी से लेगा गर्मी, तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि उसका हीट एनर्जी कम होती जा रही है। वो 26 हो जाएगा, फिर 25 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा। तो मतलब कूलिंग हो रही है इवेपोरेशन से। तो समझ आया कि मटके की सरफेस के ऊपर जो पानी है वो इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट करने के लिए उसको गर्मी चाहिए, हीट एनर्जी चाहिए। वो हीट एनर्जी मिलेगी पानी से, तो पानी की हीट एनर्जी कम हो जाएगी। कौन सा पानी? जो मटके के अंदर है। तो वो हीट एनर्जी यूज़ हो जाएगी इसको इवेपोरेट करने के लिए, और धीरे धीरे पानी का टेम्परेचर घटने लगेगा और ठंडा हो जाएगा। वाई डज योर पाम फील कोल्ड? सेम क्वेश्चन है। आपने अपने इस पे डाला कोई चीज़, जैसे एसीटोन है या पेट्रोल है या परफ्यूम है, तो एकदम इवापोरेट करता है। तो इवापोरेट काजेज कूलिंग। आपके हाथ में जो गर्मी है
जो हीट एनर्जी है उस हीट एनर्जी को वो यूज़ करेगा। आपने हाथ पे मान लीजिए परफ्यूम डाला, वो एकदम से इवापोरेट करेगा। इवापोरेट करने से उसको जो हीट एनर्जी चाहिए इवापोरेशन के लिए वो आपके हाथ से लेगा, तो आपके हाथ में थोड़ी ठंडक महसूस होगी। सेम कॉन्सेप्ट, इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। चौथा क्वेश्चन, अच्छा इनफेक्ट इसे पांचवा भी इससे जोड़ सकते हैं, पहले पांचवा ही कर लेते हैं। कहते हैं हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं? नहीं, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ, कौन से कपड़े हमें पहनने चाहिए गर्मियों में? हमें गर्मियों में पहनने चाहिए कॉटन के कपड़े, क्योंकि कॉटन जो है पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अगर हमें पसीना आएगा तो हमारे कॉटन के कपड़े उस पसीने को सोख लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। जब वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो धीरे धीरे इवापोरेट करेंगे। इवापोरेट करने के लिए उनको हीट एनर्जी चाहिए, वो हीट एनर्जी हमारे शरीर से लेगा, क्योंकि कपड़ा शरीर के साथ चिपका हुआ है, वो गीला हो गया पसीने से, उसकी इवापोरेशन हो रही है पानी की, उसको हीट एनर्जी चाहिए। हीट एनर्जी मिलेगी हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर में ठंडक महसूस होगी। कई बार ऐसा होता है ना कि आप मान लीजिए बहुत पसीना आया हुआ है, आपकी बनियान गीली है, पंखे के नीचे बैठ जाते हैं, एकदम आपको ठंडक लगती है, क्योंकि वो बड़ी जल्दी इवेपोरेशन होती है। फास्टर इवेपोरेशन से आपको एकदम ठंडक महसूस होती है। वो ठंडक क्यों होती है? आपके शरीर की हीट एनर्जी को वो यूज़ करता है फॉर इवेपोरेशन। आपकी हीट एनर्जी यूज़ हो जाती है इवेपोरेशन में, तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो ये तीनों सवाल जो हैं, रादर क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 5, तीनों में एक ही आंसर है बेसिकली, कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। उसमें मटके में पानी रखा हुआ है, मटके की जो सरफेस है वो गीली हो जाती है, उसका पानी इवेपोरेट करता है। वो गर्मी कहाँ से उसको मिलती है, हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो मटके के अंदर पानी है, और पानी ठंडा हो जाता है। हमारे शरीर पे कॉटन के कपड़े हैं, वो गीले हो जाते हैं पसीने से, फिर वो पानी इवेपोरेट होता है, उसके लिए उसको हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे शरीर से। हम अपने हाथ पे कोई डाल देते हैं केमिकल जैसे परफ्यूम, वो एकदम इवेपोरेट करता है, उसको हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमारे हाथ से, तो हमारे हाथ में कूलिंग होती है। ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 का बेसिकली आंसर वही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। why are you able to sip hot tea faster from a saucer than a cup? अच्छा, मान लीजिए आपके पास प्लेट है और आप कप है, आप कप से गर्म चाय पीते हैं और प्लेट से गर्म चाय पीते हैं। यहाँ से पीना थोड़ा आसान होता है, यहाँ से कम होता है। यहाँ पे आपके होंठ कई बार जलते हैं या ज़बान जलती है, इससे नहीं जलता। इसका भी रीज़न क्या है? इवेपोरेशन के लिए इवेपोरेशन डिपेंड करती है कि सरफेस एरिया कितना है लिक्विड का। इसमें सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा जल्दी से वो ऊपर के मॉलिक्यूल इवेपोरेट कर रहे हैं। जब वो इवेपोरेट करते हैं तो उस चाय को या दूध को ठंडा कर देते हैं। कप का सरफेस एरिया थोड़ा है, तो वहाँ में कूलिंग जो है, इवेपोरेशन कम हो रही है। इवेपोरेशन कम होने से उसकी कूलिंग कम हो रही है। जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा इवेपोरेशन फास्टर होगी। तो अगर आपने देखा, हम कपड़े फैला के डालते हैं, जल्दी सूख जाते हैं। अगर इकट्ठे करके डालेंगे जल्दी नहीं सूखेंगे। फैला के डालते हैं, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है, इवेपोरेशन ज़्यादा फास्टर होती है। कई बार पानी देखा होगा पार्क में आपने, कहीं जगह पानी इतना फैला हुआ है और कहीं पे गड्ढे में ऐसा भरा हुआ है, ये जल्दी सूख जाता है, ये नहीं सूखता, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो जल्दी इवापोरेशन होती है, बिकॉज सरफेस एरिया इज मोर। इस गड्ढे में सरफेस एरिया कम है, तो धीरे धीरे इवेपोरेशन होती है। ये देर से सूखता है, ये जल्दी सूखता है। तो जो इवेपोरेशन डिपेंड करती है सरफेस एरिया के ऊपर। और कप का सरफेस एरिया कम होता है, सॉसर मतलब प्लेट, उसका ज़्यादा होता है। यहाँ पे इवेपोरेशन जल्दी होती है, तो सॉसर में डाल के आप चाय पियेंगे, दूध पियेंगे, तो आप जल्दी पी पाएंगे, क्योंकि जल्दी ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए जो बुक के अंदर दिए, चैप्टर के अंदर दिए हुए थे। अब इसके बाद में कुछ एक्सरसाइजेज हैं, वो हम जो है अगले वीडियो में समझेंगे। 9 एक्सरसाइजेज हैं इसकी, वो अगले वीडियो में समझेंगे। ओके।
तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।